हेलो एवरीवन, क्रिकेट कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आईपीएल 2025 ऑक्शन की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछली वीडियो में मैंने बात की थी केकेआर के बारे में। तो वहीं पे जहां मैंने एक बहुत ही हाई क्वालिटी टीम के बारे में बात की, तो अब ज़रूरत है कि अब इस चीज़ को बैलेंस भी किया जाए। तो हम ऐसी टीम की तरफ चलते हैं जो शायद बॉटम ऑफ द टेबल रहेगी। मैं बात करने वाला हूँ आरसीबी के बारे में। तो जहाँ आरसीबी कि जो ऑक्शन में जो परफॉर्मेंस थी, रिटेंशन पे तो खास काफ़ी डिबेटेबल चीज़ें रही। ऑक्शन में भी इन्होंने कुछ वैसा ही परफॉर्म किया है। बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल थी, बट उन सारी कंट्रोवर्सीज़ को अगर मैं आपको ढंग से अगर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मेरे पास बिल्कुल एक स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट ने इस बार डिसाइड किया था कि हम कुछ नया करें। और बहुत अच्छी बात है, थोड़ा एक पॉजिटिव चेंज लेके आई है मैनेजमेंट कि पिछली बार हमने जिन जिन प्लेयर्स पे हमने दाव खेले थे और बहुत सारे खिलाड़ी इसमें से फ्लॉप रहे थे, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि चलो भाई, हम इस बार इन खिलाड़ियों के साथ नहीं जाएंगे। विल कम अप विद फ्रेश फेसेस एंड विल ओनली बिड ऑन दोज प्लेयर्स जो हमें लगता है कि या तो वो आरसीबी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं या फिर ऐसे खिलाड़ी जिन पे आरसीबी ट्रस्ट कर सकती है। तो अब जब मैं आपको स्क्वाड बताऊंगा, अभी आपके सामने स्क्रीन में अवेलेबल है, आप इसमें देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आरसीबी के लिए परफॉर्म नहीं किए या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्हें आरसीबी ने रखा नहीं है। और जिन खिलाड़ी को रखा है, ये ऐसे खिलाड़ी जिन पर आरसीबी बैंक कर सकती है और ये ऑफ लेट इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। तो मैं एक बार नज़र घुमा लेता हूँ आरसीबी की जो स्क्वाड है उस पे। तो आरसीबी की स्क्वाड अभी आप देख सकते हो आपके सामने। तो इन्होंने 14 इंडियन खिलाड़ी को खरीदा और 8 ओवरसीज प्लेयर खरीदे। 75 लाख पर्स में रह गए थे जिस चीज़ की, और ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट है बाय द वे आईपीएल में जो पर्स में रह गए रिमेनिंग अमाउंट। और इसी पे काफ़ी मीम भी बने हैं, तो मीम बनना भी चाहिए, आरसीबी की मैनेजमेंट है भी एक मीम मटेरियल। तो टीम की जहाँ तक ऑक्शन में जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करें, तो इन्होंने सिर्फ एक ही महंगा खिलाड़ी खरीदा है, वो है विराट कोहली, जिन्हें इन्होंने रिटेन किया 21 करोड़ रुपये। जो मेरे ख्याल से काफ़ी डिबेटेबल बात है कि क्या विराट कोहली को इस समय 21 करोड़ रुपए आपको देने चाहिए थे या आप वो पैसे वहाँ पे कम करके किसी और प्लेयर के पास जा सकते थे। खैर, इस चीज़ पे मैं आज बात नहीं करूँगा, किसी और वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इसको। बट मोर और लेस टीम ने 4 बैटर खरीदे हैं, 2 विकेट कीपर खरीदे हैं, काफ़ी सारे ऑलराउंडर पे इन्वेस्ट किया है। 7 ऑलराउंडर है इस टीम में, जिसमें से कई सारे ऐसे हैं कि जिनको शायद लोग ज़्यादा जानते भी नहीं। और गेंदबाज इन्होंने बहुत खरीदे हैं, 9 गेंदबाज खरीदे। तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आरसीबी ने इस बार कुछ नया चीज़ ट्राई करने की कोशिश की है और इस बार उन्होंने एम्फोसाइज किया है कि अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करें। उन्हें पता है कि उनकी बैटिंग हमेशा से मतलब आईपीएल में काफ़ी वेल नोन रही है, और जो कि एक फैक्ट है, मतलब वेल नोन फैक्ट है कि आरसीबी की बैटिंग हमेशा अच्छी रही है। बट हमेशा अच्छी रही है ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन आरसीबी की बैटिंग मोस्टली अच्छी रही है और बॉलिंग जो है वो हमेशा इनका वीक साइड रहा है। तो इस बार उन्होंने फोकस किया कि चलो हम अपना बॉलिंग को हम अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, और जो बहुत हद तक कामयाब भी रहे उस पर। तो अगर मैं एक बार स्क्वाड अगर आपने देख ली हो, तो मैं एक बार उससे प्लेइंग 11 जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है विद इम्पैक्ट प्लेयर्स, मैं उसको एक बार आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, ठीक है। तो अगर आप देख सकते, जैसा कि आपको पता है कि कोहली मतलब ओपन तो करेंगे आप, कोहली के साथ ओपन करने के लिए इस बार उन्होंने फिल सॉल्ट को खरीदा है और अच्छे अमाउंट दिए है, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन भी था। फिल सॉल्ट पिछले साल परफॉर्मेंस भी इनकी ज़बरदस्त थी और कोहली को बहुत अच्छा ये सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं तो कोहली को टाइम मिलेगा कि वो पावर प्ले में थोड़ा सा वेल सेटल हो जाए और मिडिल ओवर से अपना गेम शुरू करे। 3 नंबर की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डिबेटेबल है, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। चौथे नंबर पे रजत पाटीदार, ये खेलने वाले, पिछले साल भी इन्होंने 4 नंबर पे बैटिंग की थी। 5वें नंबर पे जितेश शर्मा। 6ठे पे मोस्ट प्रॉब्ली लिविंगस्टन और टिम डेविड 7वें पे खेलेंगे। जो इनका जितेश, लिविंगस्टन और टिम डेविड, ये इनका जो है एक तरफ से कोर बनेगा मिडिल ऑर्डर का या लोअर मिडिल ऑर्डर का। इसके साथ कृणाल पांड्या मोस्ट प्रॉब्ली 8 नंबर पे आके खेल सकते हैं। फिर इसके अलावा 2-3 जो ये गेंदबाज अब खिलाएंगे, उसमें हेजलवुड और भुवी का खेलना तो पक्का तय है। इसके अलावा शायद यश दयाल एक खेल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 11 प्लेयर बन गए, तो अब इस टीम में बाकी और किसकी जगह है? जी बिल्कुल, राशिक दर सलाम इनकी जगह है। स्वप्निल सिंह ये खेल सकते हैं। इसके अलावा सुयश शर्मा और देवदत्त पडिक्कल, ये ऐसे खिलाड़ी है जो इस टीम में हिस्सा बन सकते हैं। अब ये खिलाड़ी हिस्सा बनेंगे कैसे, वो मैं आपको दे करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब बैटिंग की बात आएगी, तो ये शायद देवदत्त पडिक्कल को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर घुसा ले नंबर 3 पे। जो मैंने आपसे कहा था कि नंबर 3 पे एक खिलाड़ी मिसिंग है, वो देवदत्त पडिक्कल हो सकते हैं। या फिर अगर देवदत्त पडिक्कल को इन्हें नहीं घुसाना है और इन्हें एक गेंदबाज चाहिए टीम के अंदर, तो मोस्ट प्रॉब्ली राशिक दर सलाम ये आ सकते हैं टीम के अंदर। या फिर अगर इन्हें स्पिन में ऑप्शन चाहिए, तो ये स्वप्निल सिंह को घुसा सकते हैं और रजत पाटीदार को ये नंबर 3 पे शिफ्ट कर दे, और उसके हिसाब से मतलब पूरी बैटिंग ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि कृणाल पांड्या एट नंबर 8 इज प्रॉबली अ बैट्समैन नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड फुल्ली, बिकॉज ही इज अ बैट्समैन गुड इनफ टू बैट एट 5 और 6। तो स्वप्निल सिंह जो है, ये जिन लोगों को नहीं पता, ये पिछले साल आरसीबी में थे और काफ़ी अच्छी इन्होंने ठीक ठाक इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। एक आध ओवर पिट भी गए थे, बट उसके बावजूद भी आई थिंक आरसीबी इस खिलाड़ी के ऊपर जरूर बैंक करेगी। अगर ये अपनी फिटनेस को ठीक कर ले स्वप्निल,
तो ये शायद इस साल भी मतलब आरसीबी की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट प्लेयर में देवदत्त पडिक्कल हो सकते हैं एक ऑप्शन, रसिकदर सलाम हो सकते हैं, या फिर स्वप्निल सिंह भी आ सकते हैं, या सुयश शर्मा खुद भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की क्या कॉम्बिनेशन आरसीबी प्रीफर करना चाहेगी। अगर आरसीबी के अंदर अगर चेन्नई स्वामी स्टेडियम के अंदर अगर मैच हो बैंगलोर में, तो मोस्ट प्रॉब्ली रासिकदर सलाम को एज इम्पैक्ट बॉलर लेके आए और 3 गेंदबाज और फिर सलाम को चौथा पेसर लेके आ जाए। और अगर इसके बाहर अगर जैसे चेन्नई जैसी पिचेस पे अगर ये चाहते हैं टर्निंग ट्रैक्स पे या ईडन गार्डन्स पे, तो सुयश और स्वप्निल को लेके आ सकते हैं और रासिकदर सलाम को उस मैच में शायद ना खिलाएं। कहीं कहीं अगर ज़रूरत हो आरसीबी को, तो वो हेजलवुड को बिठा के भी यश दयाल, रासिकदर सलाम और भुवी के साथ एक अपना पेस ट्रायो बना सकती है, और उसके साथ साथ फिर मतलब थोड़े बहुत बैट्समैन ये ऊपर नीचे अपने शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक हार्ड हिटर और लेके आ जाए। अब यहाँ पे एक सवाल है एक खास खिलाड़ी का, जिसे इंग्लैंड से इन्होंने बुलाया है, जेकब बीथल। ये काफ़ी नाम कर रहे हैं इस समय, इंग्लैंड की इंटरनेशनल स्क्वाड में भी घुस चुके हैं और टेस्ट में भी अब घुसने वाले हैं, तो इन्हें मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 3 पे लेके आएंगे। बट वही दिक्कत है कि मतलब जो आरसीबी की हमेशा से रही है कि टू मैनी ओवरसीज प्लेयर जो खिलाने लायक होते हैं और फिर लास्ट में उनमें से किसी को भी खिला नहीं पाती। तो खैर अब ये ओवरऑल टीम एनालिसिस मैंने कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आरसीबी की स्ट्रेंथ और वीकनेस का। तो सबसे पहले मैं इस टीम की स्ट्रेंथ बता दूं कि काफ़ी अच्छा स्टेबल लोअर मिडिल ऑर्डर दिख रहा है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भाई इस साल आरसीबी के मैनेजमेंट ने कुछ डिफरेंट किया है। उन्हें पता था कि हमें हमारी टॉप ऑर्डर जो है वो हमेशा से अच्छी रही है, तो क्यों ना हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो हमेशा लोअर मिडिल ऑर्डर रही है, तो क्यों ना इस बार हम लोअर मिडिल ऑर्डर को थोड़ा स्टेबल करें। तो काफ़ी बढ़िया लोअर मिडिल ऑर्डर बनाया इस बार उन्होंने। फिर उसके बाद एंकर करने के लिए टॉप ऑर्डर पर बहुत खिलाड़ी मौजूद है। अगर आप विराट कोहली को बोलो, वो एंकर हमेशा ही प्ले करते हैं, और उसके अलावा रजत पाटीदार है, देवदत्त पडिक्कल, ये ऐसे खिलाड़ी है जो एंकर रोल प्ले कर सकते हैं। तो टॉप ऑर्डर पर ऐसे काफ़ी खिलाड़ी इनके पास मौजूद है। जो मुझे लगता है इस बार इनकी सबसे बेस्ट बात रही है, काफ़ी अच्छी स्टेबल बॉलिंग है। चाहे आप स्पिन की बात करें, चाहे आप पेस अटैक की बात करें, काफ़ी ठीक ठाक इनके पास प्लेइंग 11 में ऑप्शन है, और ये मुझे लगता है इस टीम की स्ट्रेंथ है। और वीकनेस पे अगर मैं आ जाऊँ तो भाई अच्छे खासे वीकनेस भी है यार। पहली वीकनेस है इनकी कि ऊपर से अटैक करने के लिए दे ओनली हैव फिल सॉल्ट। अगर किसी कारण से फिल सॉल्ट बैट फॉर्म में चले आते हैं तो फिर से प्रेशर विराट कोहली, पडिक्कल या रजत पाटीदार के ऊपर गिर जाएगा। फिर इन्हें दूसरी चीज़ें अपनानी पड़ेगी और उसी तरह की बैटिंग हो जाएगी जो हमेशा से आरसीबी की रही है। उसके अलावा मुझे लगता है अगली जो वीकनेस है वो इनकी फॉरेन प्लेयर का एक गुच्छा बना दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि इन्होंने अच्छे फॉरेन प्लेयर लिया। भाई मुझे एक बात बताओ, आपके पास लिविंगस्टन है, आपके पास टिम डेविड है, आपके पास जेकब बीथल है, और फिर आपके पास उसके अलावा रोमारियो शेपर्ड है। आप मुझे बताओ इसमें से आप एक या दो ही मतलब फॉरेन प्लेयर है उसको आप खिला सकते हो, क्योंकि आपको हेजलवुड को खिलाना है, आपको फिल सॉल्ट को खिलाना है, तो आपके पास स्पेस क्या है कि आप इन खिलाड़ी को खिलाओ। तो जब आप प्लेइंग 11 बनाते हो तो ये सारी प्रॉब्लम जो है एक्सपोज हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस टीम के पास फॉरेन प्लेयर की वजह से फिर से वही मैशअप क्रिएट हो गया जो इनका हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है। तीसरी जो मुझे इनकी इशू लगती है वो है एक्स फैक्टर बॉलर। तो हालांकि मैं ये एडमिट करता हूँ कि हेजलवुड जो है और भुवी जो है ये बहुत ही अच्छे T20 के लिए भी बॉलर है। इसके अलावा यश दयाल भी अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं पिछले एक आध सीजन में आरसीबी के लिए। बट जहाँ पे मैच अगर फंस जाए, आपको लगे कि भाई बहुत पिटाई हो रही है, मुझे एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो मुझे विकेटें निकाल के दे दे यार, कोई सूर्या को आउट कर दे, या फिर कोई सुनील नारायण को आउट कर दे, या कोई ऐसा खिलाड़ी है जो एक्स फैक्टर किसी बैट्समैन को आउट कर दे। यू डोंट हैव एन ऑप्शन। यहाँ पे सारा का सारा जिम्मेदारी जो है वो भुवी के ऊपर आके अटक जाएगी कि वो आके करे। तो ये मुझे लगता है कि ये इनकी एक बहुत बड़ी इशू है। एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं बट वहीं एक्स फैक्टर वाला गेंदबाज नहीं है। कोई सुनील नारायण जैसा नहीं है, कोई राशिद खान जैसा नहीं है, या फिर कोई बुमराह ऐसा इनके पास गेंदबाज है नहीं। तो इसके अलावा जो एक और जो मुझे इशू नज़र आई है वो है इनकी स्पिन अटैक पे, जो थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। कृणाल पांडे को आप बोल सकते हो कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है अभी उनको आईपीएल में एमआई के साथ खेलते खेलते, बट आई वुड से कि वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो मतलब आपके स्पिन अटैक को लीड कर सके। और उसके अलावा स्वप्निल है और सुयश है, बस बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। दे डोंट हैव टू मेनी ऑप्शंस। तो खैर ये था इनका स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला एनालिसिस। अब हम चलते हैं रेटिंग्स के ऊपर। तो खैर बैटिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि टीम जो है उसके अंदर फायर पावर की थोड़ी सी कमी है टॉप ऑर्डर पे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें फिल सॉल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैं इसकी बैटिंग को इतना हाईली रेट नहीं करूँगा, लेकिन जो भी पॉइंट्स दे रहा हूँ वो सारे के सारे इनकी लोअर मिडिल ऑर्डर की वजह से इनको दे रहा हूँ। तो आई वुड गिव देम 7 आउट ऑफ 10। बॉलिंग आई थिंक दिस ईयर हैज़ बिन स्लाइटली बेटर, और इसलिए जैसा मैंने आपको बोला कि थोड़ी स्पिन अटैक जो है वो थोड़ी एक्सपीरियंस नहीं है उतनी, और फ्लैट ट्रैक्स पे शायद पिट भी जाए। इसके अलावा जो पेस अटैक है उसमें एक्स फैक्टर नहीं है, इसी वजह से मैं बॉलिंग को भी 7.5 रेट करूँगा आउट ऑफ 10। ओवरऑल इस टीम को मैं रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10, बिकॉज थोड़ी बहुत कंसिस्टेंट कुछ जगह डिपार्टमेंट्स में रहेगी, बट इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से जो एक एक्स फैक्टर आपको मिलता है वो एक्स फैक्टर इस टीम के अंदर इतना मौजूद नहीं है। डज दिस टीम लुक लाइक अ प्ले ऑफ कंटेंडर? मोस्ट प्रोबेबली नो, और शायद हो जाए, क्योंकि
कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मतलब कहीं थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस अगर कुछ मैचेस में ऊपर नीचे अगर इनकी परफॉर्मेंस अगर हो गई, एक आध इनके जो बैंक करने वाले खिलाड़ी है वो चल गए, तो ये प्ले ऑफ में जा भी सकती है, बट हाईली प्रोबेबल है कि ये ना जाए और इस साल शायद ये 7th या 8th रैंक पे भी फिनिश कर सकती है। तो खैर एटलीस्ट आरसीबी वालों के लिए एक अच्छी बात यह कि दे विल सी एन इम्प्रूव टीम कंपेयर टू व्हाट दे हैव बीन सीइंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, बट आई वुड स्टिल से कि इस टीम के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है ये अपने सॉक्स पुल अप करे ताकि ये प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सके। एंड वन मोर स्पॉइलर थिंग आरसीबी फैंस के लिए कि विराट कोहली most probably will return as captain of the RCB once again. So that's it for today's episode. I hope आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर आप भी अपनी कोई टीम जो है RCB की, जो आपकी प्लेइंग 11 है या आपकी जो भी प्रेडिक्शन है इस टीम को लेके अगर आप देना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड विल सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।